हाँ जी, तो मेरे हाथ में है, कल हुआ आपका CUET का बिजनेस स्टडी का पेपर और काफी सारे बच्चे 11th और 12th क्लास में बिजनेस स्टडी में खुद पढ़ाता हूं और काफी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि और भी बहुत सारे 12th क्लास के बच्चे होंगे, चाहे वो दिल्ली स्टेट के हैं या अलग है, जिनको इनके आंसर की कंफर्मेशन की जरूरत है। तो इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आंसर्स आपको बताऊंगा वो 110% एक्यूरेसी के साथ है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने आंसर्स खुद मैच कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो बच्चे 12th यहां से पढ़ते हैं वो आपको बता ही सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे भी एक एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया था, कुछ भी अलग से बच्चों को तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल सिंपल पेपर था। तो इसलिए 11th 12th में भी कोचिंग डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन आपको पढ़ा रहा है और आगे जाकर उसकी रेलेवेंस क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा ताकि बाकी सारे बच्चों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन को करते हैं शुरू और होगा बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से। तो पहले मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आया लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का और आपको शायद मैच करना है। ये टेस्ट से रिलेटेड है, स्टाफिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। उनका इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? तो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है आपका इंडिकेटर ऑफ अ पर्सन कि आपकी लर्निंग को चेक कर सके। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है आपका? इंडिकेटर्स द पर्संस टू डेवलप द कैपेसिटी। बिल्कुल ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है और ट्रेड टेस्ट क्या होता है? जब आप एग्जिस्टिंग स्किल्स को मेजर करते हो तो वो आपका ट्रेड टेस्ट होता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट में आप देखते हैं कि क्या नाम है व्यक्ति के क्लूज और इमोशन और वैल्यूज क्या है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ। तो कहां से शुरू हो रहा है? फोर्थ। तो बाकी सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहां से मैच हो जाएंगे। सी का जो है क्वेश्चन नंबर 6, तो आंसर जो सेकंड है वो मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर है, मतलब यही आंसर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। Which of the following are advantages of functional structure of organization? जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए ध्यान रखना उसने पूछा क्या है, एडवांटेजेस पूछे हैं। तो पढ़ते हैं जरा फटाफट से। लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यस हर एक फंक्शन के लिए होता है। आगे प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि कभी भी कोई भी चीज लेस एम्फेसिस नहीं देते, वो अपने ऊपर ही देते हैं। प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विद इन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो सारे मेरे हिसाब से आंसर है बी। एक आंसर नहीं है, वो फंक्शन पे भी ध्यान देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, हाँ अदर डिपार्टमेंट्स पे ध्यान नहीं देते। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा ए, सी और डी, ये वाला आंसर होने वाला है। बी आंसर मेरे हिसाब से नहीं है, वो एडवांटेज नहीं है, ये इसका डीमेरिट बोल सकते हो। आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपने फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स बाय कीपिंग द एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट। सारी चीजें गोल ओरिएंटेड की तरफ लेके जा रही हैं और आपसे यही पूछा है कि फीचर ऑफ मैनेजमेंट बताइए, और मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर होगा फोर्थ। आई होप आपने भी ये सारे एमसीक्यू लगाए और मुझे एक बार जब पूरे आंसर्स में बता दो तो काउंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स बिल्कुल इसी से मैच कर रहे हैं। द की पोजीशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इज, अब देखो उन्होंने कौन कौन से, प्रोडक्शन मैनेजर किस पे आता है? मिडिल लेवल पे। प्लांट सुपीरियर सुपरवाइजर, कई जगह मिडिल भी लिखा हुआ है, कई जगह आपका सुपरवाइजर लेवल पे भी लिखा हुआ है। मार्केटिंग मैनेजर आपका मिडिल लेवल पे आता है। तो टॉप वाला कौन सा बचा? सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो बच्चे 2024 में भी तैयारी कर रहे हैं और एक दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाएंगे। उनका ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको पढ़िए। मैंने हमेशा बच्चों को बताया इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़िए। खुद उन्होंने लाइन निकाली होती है और बताया होता है कि इस लाइन से पढ़ के क्या पता चला। देखिए, इन द above case just food is using various variable marketing mix, identify the variable used in the following statement, not in the above paragraph, in the following statement, that means statement is also given below। नीचे स्टेटमेंट है उसे पढ़ो और आंसर दो, बस सिंपल सी बात है। और क्या बताना है आपको? मार्केटिंग मिक्स बताना है, मतलब 4 पीस वाले पॉइंट बताने हैं। द मेक देयर प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो अवेलेबिलिटी को लेके जो भी डिसीजन होता है वो होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मींस द टेस्ट, क्वालिटी एंड पैकेजिंग आर गिवन अटमोस्ट केयर। इसका मतलब प्रोडक्ट पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट मिक्स आंसर। बड़ा सिंपल पेपर था मेरे हिसाब से, बहुत ही ज्यादा इजी। दे आर एबल टू चार्ज हाई प्राइसेस देन ऑल देयर कंपटीटर्स, मतलब क्या है ये? प्राइस मिक्स। टू इंक्रीज देयर सेल्स दे आर यूजिंग डिफरेंट ऑफर्स, तो ये क्या है? प्रमोशन मिक्स। बिल्कुल जल्दी मेरे हिसाब से आप बताना मुझे कि क्या आपने सच में उतना ही टाइम लिया था जितना टाइम दिया गया था। जैसे कितना टाइम दिया गया था, यहां पर लिखा हुआ है आपको 45 मिनट्स अलाउड है, 500 मार्क्स का, मतलब 45 मिनट्स अलाउड है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है जिसमें से 10 छोड़ने थे। हर एक राइट क्वेश्चन के आपको 5 नंबर मिलने वाले थे। तो मुझे लगता है बच्चों ने इसे 40 मिनट से कम में ही कर दिया होगा, जहां तक मुझे लगता है। आगे चलते हैं।
टू इंक्रीज देयर सेल्स दे आर यूजिंग डिफरेंट ऑफर्स लाइक फ्री गिफ्ट्स, कैश। तो ये सब क्या है, ये सेल्स प्रमोशन के अंदर आता है। आगे चलते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ये सारी स्टेटमेंट है, इट प्लान्स टू इंक्रीज द बिजनेस ऑपरेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ये सारी चीजें। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड, कर क्या रहे हैं, द कंपनी बिलीव दैट इफ द गोल्स आर वेल डिफाइंड एम्प्लॉयज आर अवेयर अबाउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू। तो इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लानिंग के बारे में, कि आप गोल्स को पहले ही डिफाइन कर लीजिए, प्लानिंग की बात कर रहे हैं। बड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इफ द गोल्स आर वेल डिफाइंड एम्प्लॉयज आर वेल अवेयर अबाउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू टू अचीव, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, ये आगे जाके आपको जो प्रोवाइड होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन प्रोवाइड होगी कि आगे जाके किस व्यक्ति को क्या काम करना है। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, बिल्कुल सही बात है, बट कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप्ड। तो ये किस रिलेटेड बात है कि मैनेजमेंट जो है, आपका जो प्लानिंग जो है, मैनेजरियल फंक्शन जो प्लानिंग है उसका इंपॉर्टेंस है, इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। वो एलिमिनेट मतलब एनिमिलेट नहीं करेगा लेकिन रिड्यूस जरूर कर देगा आपका रिस्पॉन्स तय करने में। नेक्स्ट, पॉलिसी फॉर्मेशन सर्व एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज ऑफ एफर्ट्स एंड डिवीजन डिपार्टमेंट इंडिविजुअल, इट helps in avoiding confusion, misunderstanding, identify the significance of managerial function highlighted in the above statement। उनका पॉलिसी जब हम बनाते हैं वो एक बेसिस हो जाता है कोऑर्डिनेशन का, एफर्ट्स का। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ डिफरेंट डिवीजन, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है। अनसर्टेनिटी रिड्यूसेस, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जब भी कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की बात होगी, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए था फोर्थ। आप बताना आपने इसका क्या आंसर लगाया, क्योंकि थोड़ा बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो फोर्थ होना चाहिए। मैनेजर कैन लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस। तो क्या होगा इसमें, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसमें सिलेक्शन की बात की जा रही है। आगे चलते हैं। Identify the principle of management where Taylor pioneered the introduction of method of scientific inquiry into the domain of management। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसमें टेलर ने कहा था कि भाई हर एक काम को करने के लिए बेस्ट मेथड आप ढूंढ सकते हैं। टेक्निक पूछी होती तो मेथड स्टडी होती, क्योंकि उसने प्रिंसिपल पूछा इसलिए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है। नेक्स्ट आते हैं, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। क्या होता है, वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल, ये किसके लिए होता है, ये यूनिटी ऑफ कमांड में होता है। वन हेड वन प्लांट, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में होता है। रेम्युनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विलेटरल रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय है। और ओबीडियंस मतलब फॉलो करना है आपको। तो किस किस में जाएगा, फर्स्ट का थर्ड किस में है ये देख लीजिए। तो ए का थर्ड इसमें है, यानी कि बी का जो है वो फोर्थ होगा और सी का जो है वो फर्स्ट होगा। बिल्कुल सही जा रहा है, तो फोर्थ जो है इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, the aim of which technique given by F.W. Taylor to reduce a given line of product or fixed type। तो इसके हिसाब से मेरा होना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जिसमें सिंप्लीफिकेशन इज द एग्जैक्ट आंसर, उन्होंने आधा लिखा है। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी सी, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इसमें, सिंप्लीफिकेशन आंसर है, लेकिन बाकी कोई आंसर हो नहीं सकता। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क हम मान के चलेंगे, उसने शॉर्ट में लिखा है इसमें, यानी कि आंसर सी ही होना चाहिए इसका। मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज, ये किसके अंदर कहा गया है, ये स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के अंदर कहा गया है। तो पहले ए का आंसर ए में ही है, बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा प्रमोट्स स्पिरिट, टीम स्पिरिट, तो इसका आंसर स्पिरिट डी क्रॉप्स में जाएगा। चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये है स्केलर चेन। तो बचा क्या, एम्फेसिस काइंडली एज जस्टिस, ये इक्विटी की बात कर रहा है। तो फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड, ये कौन से ऑप्शन में है, ये ए और थर्ड में है। तो थर्ड का आंसर होगा आपका फोर्थ। तो थर्ड का आंसर होगा आपका फोर्थ, सी का फोर्थ कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का सेकंड, बिल्कुल ठीक है। सी जो ऑप्शन है उसका आंसर होना चाहिए फोर्थ, और डी जो ऑप्शन है उसका आंसर होना चाहिए थर्ड। ये किस में लिखा हुआ है, ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखना ऊपर भी मिलाना आना चाहिए और नीचे भी, कई बार बच्चे नीचे भी गलती कर देते हैं। अंडर विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट इंक्लूडेड, सब पढ़ाया हुआ है आपको एग्जाम में कि ये टेक्निकल डायमेंशन है जिसमें अब चीजें जो है ऑनलाइन हो रही है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बताइए इकोनॉमी क्या है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का, पॉपुलेशन शिफ्ट, ये सब सोशल के अंदर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, तो कोई भी एक्ट जो है वो लीगल एनवायरनमेंट होता है, बाकी पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह ये कोई एनवायरनमेंट नहीं है। आगे ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या इंटर रिलेटेड होते हैं, यस। एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं, यस। रिलेटिविटी होते हैं, मार्केट ओरिएंटेशन ऑन द प्रोडक्ट, तो ये कोई सी फीचर में नहीं आता बिजनेस एनवायरनमेंट के। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग फंक्शन, तो सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द नहीं सबसे पहले होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, तो पहला होगा आपका ये डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग एन ऑल्टरनेटिव, इसका मतलब है फर्स्ट
ACBD, ये किस में लिखा हुआ है? सेकंड में लिखा हुआ है ACBD। आई होप बिल्कुल सही आंसर आपने लिखे होंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो हम सबसे पहले करते हैं आपका सिलेक्शन टेस्ट, सी से आंसर जो शुरू होगा, उसके बाद बी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर रेफरेंडम और फिर सिलेक्शन डिसीजन। बिल्कुल सही है, आंसर जो होगा फोर्थ होगा। आगे, इन अ जॉइंट प्रोग्राम ट्रेनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बुलाते हैं, तो वो होता है आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप गलती से ना लगा के आए हो, ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप अप्रेंटिसशिप नहीं लगा के आए होंगे। इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को इसके अंदर। आगे, चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, इसे क्या बोलते हैं? सिलेक्शन बोलते हैं। कैंडिडेट इज गिवन एन इंट्रोडक्शन टू द सुपीरियर, तो इसे ओरिएंटेशन बोलते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड। लर्निंग द स्किल रिलेटेड टू अ जॉब, ये फोर्थ में जाएगा, और सर्चिंग फॉर ये रिक्रूटमेंट। तो फर्स्ट, सेकंड और सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। बिल्कुल थर्ड वाले ऑप्शन में ये आंसर बिल्कुल सही है। आई होप आपने भी यही लगाया होगा। काउंट करके मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या था। Which of the following is the process of incitement or inducing subordinates to act in a desired manner and achieve the organizational goal? आंसर इसका सुपरविजन होना चाहिए। मेरे हिसाब से कई सारे बच्चे मोटिवेशन या लीडरशिप लगा के आए होंगे। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मैस्लोज नीड, तो मैस्लो की सबसे पहले नीड क्या होती है? तो बेसिक नीड होती है, जो कि इसके अंदर लिखी नहीं है, और उसके बाद आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि पहले नंबर पे ये आएगी, फिर उसके बाद होगी बिलोंगिंगनेस नीड्स थर्ड, फिर उसके बाद होगी आपकी स्टीम नीड्स फोर्थ, और फिर उसके बाद होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फिफ्थ। सॉरी, मैंने कोई सीक्वेंस गलत कर दिया क्या? सबसे पहले होगी आपकी, सबसे पहले होती है, अच्छा वो है नहीं इसलिए, तो पहली होगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद बिलोंगिंगनेस, उसके बाद स्टीम, और उसके बाद आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आंसर होना चाहिए आपका BADC। अब BADC किस में लिखा हुआ है? थर्ड में लिखा हुआ है, तो इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है। आई होप सभी को पता होगा, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। एक ऐसी प्रोसेस जो इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर। भाई साहब लीडरशिप पे टाइम वेस्ट ना करें। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग का लिमिटेशन नहीं है? कॉस्टली अफेयर है, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय होता है, लिटिल कंट्रोल ओवर एक्सटेंड, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ये एक पॉजिटिव बात है, ये कब से लिमिटेशन होने लगी? तो आई होप आपको ये पता होगा और आप सही आंसर लगा के आए हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, तो सबसे पहले क्या होता है? सेटिंग अप स्टैंडर्ड, उसके बाद क्या होता है? डेवलपिंग प्रेमिसेस, तो क्या यहाँ पर सॉरी वो तो प्लानिंग के अंदर होता है। सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डेविएशन एंड कंपैरिजन। पहले कर देंगे कंपैरिजन थर्ड में, और फिर करेंगे एनालाइज। तो आंसर जो होगा इसका वो होगा CBDA। तो ये कहां पर लिखा हुआ है? ये लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है CBDA। आई होप यही लगा के आए होगे आप। उन्होंने कहा 5% इंक्रीज लेबर कॉस्ट में, और उसके बाद 15% पोस्टल चार्जेस में। इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस, तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यहां पर लिखा हुआ है इन्होंने। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द परफॉर्म बाय फाइनेंशियल मार्केट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, होल्डर्स ऑफ द एसेट कैन रेडली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट। जैसे ही सेल की बात आती है आंसर आता है आपको लिक्विडिटी के बारे में पता होता है कि आपके एसेट्स को लिक्विड मतलब कभी भी सेल करा सकते हैं। इफ एनी ऑफ द प्रैक्टिस आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ किसके, तब आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। तो इसका मतलब इससे पहले कौन आया होगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन, मतलब पहले अगर आप किसी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाला होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेक मनी बाय सेलिंग द गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज, दस कंज्यूमर मे फॉर्म इंपॉर्टेंट ग्रुप एंड मेक शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट यहाँ पर आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट, द कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू एक्सेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो ये होता है राइट टू चूज, और मेरे हिसाब से इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो राइट टू चूज वाला देता है। मार्केट शुड ऑफर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड एंड प्राइसेस। तो इसे क्या बोलेंगे? राइट टू बी सेफ्टी बिल्कुल नहीं, राइट टू सीक रिड्रेसल भी नहीं है, राइट टू एजुकेशन भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से राइट टू बी अश्योर्ड एक नया पॉइंट है, राइट टू चूज वाला आंसर इसमें होना चाहिए था। तो थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में करेक्शन लगती है कि CUT को क्लैरिटी देनी चाहिए थी, लेकिन आंसर मेरे हिसाब से आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रॉम द फॉलोइंग अगर आप पूछेंगे तो सी आंसर होगा इसका। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन प्राइमरी कंपनी सेल्स सिक्योरिटीज इन ब्लॉक टू एन एग्रीड प्राइस ब्रोकर। तो ये किसके अंदर होता है? ऑफर फॉर सेल के अंदर। नेक्स्ट आते हैं राइट टू कमांड। क्या होता है भाई? आपके पास अधिकार है कि आप किसी को अथॉरिटी दे सकते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म अ टास्क, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी होती है, और बेसिस ऑफ मैनेजर की होती है डेलीगेशन। तो फर्स्ट का थर्ड किस में है? तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली ही मैच हो जाते हैं। बी का आपका फोर्थ हो गया, सी का आपका फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, और उसके बाद आते हैं आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो फर्स्ट मतलब CDBA किसके अंदर लिखा हुआ है? ये अरे नालायक, मैं अपने आप को क्यों नहीं अलग बोल रहा हूँ? CBDA आंसर होना चाहिए। तो फोर्थ जो है आंसर इसका CBDA। थोड़ी जल्दबाजी में गलत नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आपको बताना है विच कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टडी ऑफ इट्स फीचर्स। उन्होंने कहा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फीचर्स बताए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आपके पास 10 मार्क्स का अगर ऑप्शन था तो आप इन्हें छोड़ सकते थे, फिर भी मैं आपको बताऊंगा अगर कोई बच्चा करके आया है तो। इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन एंड नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप, दिस क्लैरिफाइज द whom टू रिपोर्ट। तो बिल्कुल सही बात है ये किसकी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इट मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान, लेज आउट द रूल्स एंड प्रोसीजर एसेंशियल फॉर देयर अचीवमेंट, ये भी पॉइंट सही है। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन और फ्लो, तो ये पॉइंट गलत है। इट इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। तो आंसर होना चाहिए ए बी डी, तो ए बी डी ओनली, ए आंसर जो है इसका सही है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या कहते हैं कि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इनमें से कौन सा बेनिफिट है, प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, बिल्कुल सही बात है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है फास्टर स्प्रेड करता है, बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स इन फुलफिल सोशल नीड्स, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय कंपनसेटिंग फॉर इनएडिक्वेट इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड थ्रू द एस्टैब्लिश्ड कमांड, ये सही नहीं है। तो ए बी सी आंसर होना चाहिए, ए बी सी ओनली, बिल्कुल जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं बिना टाइम वेस्ट किए, आप भी चेक कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेडिंग सेटलमेंट प्रोसेस, तो ट्रेडिंग सेटलमेंट में क्या क्या करना होता है, आंसर इसमें तो आप इन्वेस्टर हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, ऑर्डर कंफर्मेशन, ब्रोकर विल गो देन ऑनलाइन एंड कॉन्टैक्ट होता है। तो पहले इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, तो बी किस में है पहले ये देख लीजिए। तो थर्ड जो आंसर वहीं सही हो गया, पूरा नहीं भी पता होगा आप तब भी आसानी से लगा सकते हैं। मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, सेकेंडरी मार्केट, आप सभी को पता होगा कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो है सेकेंडरी मार्केट में बॉट एंड सोल्ड की जाती है। उन्होंने कहा क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डज नॉट इंक्लूड, क्या उसके अंदर इनिशिएटिव होना चाहिए, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेल्थ क्रिएटर, रिस्क अवॉइडर नहीं होना चाहिए, नालायको रिस्क टेकर होना चाहिए, गलत नहीं लगा के आना, ध्यान रखना, बताना मुझे नीचे स्कोर कितना था जितने आपने अटेम्प्ट किए। उन्होंने कहा आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ सेबी, कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग है ना, और पेनल्टी वगैरह लगाते हैं तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन में आता है। आई होप सभी को पता होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट, इट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिक्रीज तो है ही नहीं, इंक्रीज द शेयर होल्डर्स कैपिटल नहीं बढ़ाते, वेल्थ बढ़ाते हैं उनकी मार्केट प्राइस बढ़ाने से। A proper matching of funds requirement and their availability is sought to be achieved by financial planning। मुझे ऐसा लगता है कि जो 12th क्लास में एमसीक्यू हम करा देते हैं इतने, उसके हिसाब से बच्चों को इसको 0 लेवल लगा होगा, मतलब कोई बच्चों वाला पेपर था बिना रिवीजन के। उन्होंने कहा डेट इज बट मोर, डेट क्या है, चीपर है, बट मोर रिस्की फॉर अ बिजनेस, तो आंसर पहला ही होना चाहिए इसके अंदर। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज द अनरिलेटेड इंटरेस्ट ग्रुप इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी, यूनिफाइज अनरिलेटेड इंटरेस्ट्स इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी, तो अलग अलग इंटरेस्ट को, तो दो आंसर इसके पॉसिबल है, एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन और इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, तो अलग अलग इंटरेस्ट्स को, तो मेरे हिसाब से आपने क्या लगाया मुझे बताना, इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। चलो मैं फोर्थ लगा रहा हूं, हालांकि सी आंसर भी सही हो सकता है अगर आप लगाते होंगे, बाकी सी यूनिटी का वेट करेंगे। आकाश इंडस्ट्रीज हैज इंस्टॉल्ड अ वेस्ट रिसाइक्लिंग प्लांट इन द प्रेमिसेस, डज नॉट बम्प देयर वेस्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये थे हमारे पूरे सारे एमसीक्यूज। अगर आप एक 12th क्लास के बच्चे हैं जो अब 12th में आए हैं 2024 में, या आपके कोई जूनियर है जो 12th क्लास में आए हैं, इन केस अगर आपको कोचिंग चाहिए क्लास 12th की, थोड़ा सा प्रमोशन भी कर ले इसी के साथ साथ, कमेंट में बताना जरूर लेकिन मुझे कितना आपका आंसर आया। अगर आपको चाहिए बढ़िया बढ़िया नोट्स, आप किसी स्टेट में रहते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि आप सिर्फ पीडीएफ नोट्स या बुक ही ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। एक नंबर शेयर करूंगा अभी आपसे, नोट्स ऐसे होंगे जो शायद ऑल इंडिया लेवल पे किसी के भी बीएसटी के नोट्स नहीं है, ये मैं क्लेम करता हूं, और आप एक बार खुद से चेक कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स आप व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, उसके बाद आप बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस लेनी है क्लास 12th की 24-25 सेशन के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं घर बैठे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो मैं इस पेपर में ही, इस पेपर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इसी पे नंबर शेयर कर रहा हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सके, कोई भी परेशानी का निवारण ले सकते हैं। नंबर में फटाफट से शेयर कर देता हूं, तो 9903 9946, ध्यान रखना कॉल मत करना वरना मारूंगा बहुत कॉल पे ही, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है आपको। और बस नीचे क्लास जरूर लिख लीजिएगा कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट, जूनियर सीनियर, जिसके लिए भी जिस चैप्टर के नोट्स मांगोगे, एक चैप्टर का नोट्स जो है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी नोट्स चाहिए, बुक चाहिए, किसी भी स्टेट के आप फिजिकल कॉपी भी ऑर्डर करा सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये एक छोटा सा पेपर था, मेरे खुद के बच्चे मुझसे कह रहे थे कि आंसर में कुछ मतलब हमें कंफर्मेशन चाहिए, एक दो आंसर, मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना दो और हर एक स्टेट का बच्चा से देख सके। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए खत्म करते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच।